खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सारी रात उसने ये सोचने में गुजार दी कि नैन ने आखिर इकरार कैसे किया था। क्या वो उसे जानती थी? क्या वो उसे पहचान गई थी? कई सवाल थे जिनका जवाब बस वो ही दे सकती थी, मगर वो जवाब लेना नहीं चाहता था। वो बेहद खुश था। सिर्फ बाबा थे बीच में, वरना वो पल की चौथाई में उसे अपने इस कमरे में ले आता। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकला तो रोज की तरह सब टेबल पर मौजूद थे सिवाय सालार के। आरिज और आयत की शादी के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी, जबकि आरिज बेचैनी से पहलू बदल रहा था। इससे पहले वो उठकर कोई बदलिहाजी करता कबीर उसके पास आकर बैठ गया। सिर्फ संजीदगी से उसको देखा। भैया, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आरिज ने अपना मुद्दा रखा। अगर तुम मुझे अभी भी जीने दोगे तो यही बैठे बैठे मैं तुम्हारा डर फाड़ दूंगा। वो हदे दर्जा संजीदा था। इन दोनों की गुफ्तगू पर सब उनकी तरफ मतवज्जा हुए। अब क्या इरशाद फरमा रहे हैं ये मोहतरम? मुर्तजा ने पूछा। आरिज कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बाबा, शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। अगर आफ्ताब चाचू आना चाहते हैं तो उन्हें बुला लें। वो कभी आया है इस बच्ची का अता पता भी लेने? वो नागवारी से बोले। मगर आफ्ताब ही आयत का सरबराह है भाईजान, उससे बात करना जरूरी है। शहाब बोले तो मुर्तजा ने सर हिलाया। तुम कॉल करके बुला लेना, बल्कि इनवाइट कर लेना उसको और उसकी फैमिली को, और मेरे ख्याल से शादी की तैयारियां शुरू कर लें आप लोग। मुर्तजा ने मदीहा की तरफ देखा जो इस गुफ्तगू से गोया हल्की पुल्की हो गई थी। आरिज ने नाश्ते की प्लेट में कांटा पटका। जितनी जबरदस्ती आप लोगों ने करनी थी बस कर ली। मैं मजीद इस जबरदस्ती का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं आप लोगों की आयत से सख्त नफरत करता हूँ और शादी नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरी बला से किसी से भी उसके निकाह पड़वा। कबीर ने एक झटके से उठकर उसका गिरेबान जकड़ लिया। वो लावारिस नहीं है जो महफिल में उसको ऐसे जलील कर रहे हो। नहीं करना चाहते शादी मत करो। लानत भेजता हूं मैं तुम पर, अगर तुमने डूब कर वहीं मरना है। कबीर की धाड़ से जैसे सब सहम से गए। मुर्तजा और बाकी भाइयों ने खामोशी से ये मंजर देखा था और हाल के बाहर खड़ी आयत को लगा अब वो अपने कदमों पर चल भी नहीं पाएगी। इतनी नफरत थी उसको आयत से। आंसू ने उसके गाल भिगो दिए थे। आरिज चंद पल यूं ही खड़ा रहा। बहुत अजीब सी लगी थी ये बात। कबीर ने उसका गिरेबान झटक दिया। बाबा, शादी सिर्फ मेरी होगी। अगर आफ्ताब अब्बू को बुलाना चाहते हैं तो बुला ले। वो अपना फैसला सुनाकर वहां से अपना मोबाइल उठाकर बिना नाश्ता किए चला गया, जबकि मुर्तजा ने आरिज को सख्त घूर कर देखा। आरिज भी वहां से चला गया, मगर दिमाग अजीब कैफियत का शिकार था और चंद लम्हों में उसने सर झटक दिया, जबकि मदीहा ने सर थाम लिया था। आप गई थी उस लड़की के घर? मुर्तजा ने आपके मदीहा को घूरा तो वो खामोशी से सर झुका गईं। तंजीला और सोफिया का भी यही हाल था, जबकि अफशीन के चेहरे पर तंजिया मुस्कान थी। रफ्ता रफ्ता सब उठकर चले गए और पीछे मौजू आरिज का रह गया। आय दोबारा अपने कमरे में चली गई और परीशे उसके रूम में आ गई। बात सुनो मेरी, ये रोना धोना जो तुमने डाला है ना, अब मुझे रोती हुई नजर मत आना। परीशे ने उसको घूर कर देखा और उसके आंसू साफ किए। आयत से कुछ बोला ही नहीं गया। देखो आयत, इंसान में कुछ थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक तो उसने इतना बड़ा धरना किया हुआ है, दूसरा वो हाथ देने के लिए तैयार ही नहीं। परीशे ने बच्चे के बारे में कहा। आयत ने उसको देखा और हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो प्लीज, किसी को कुछ मत बताना। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। तुम खुद सोचो परीशे, जब वो मुझसे शादी ही नहीं कर रहा तो ये बच्चा मैं क्या बताऊंगी? हर दिन गुजरने के साथ मेरा दिल डूब रहा है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। वो उसके हाथों पर सर रखती बुरी तरह रो दी, जबकि परीशे की भी आंखों में आंसू आ गए। आयत, ये तुम क्या कह रही हो? इस बच्चे का क्या कसूर है? परीशे खौफजदा थी। मेरा क्या कसूर है? आयत के सवाल पर परीशे ने निगाहें झुका ली। तुम मेरा साथ दोगी? उसने उसकी जानिब आज से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा, परीशे परेशानी से बोली। हम शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे। आयत ने हतमी फैसला किया, जबकि परीशे ने नफी की। ये जुल्म है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसने सख्ती से कहा, जबकि आयत फिर से रोने लगी। और अचानक दरवाजा बजा। दोनों ने घबराकर दरवाजे को देखा। हेलो लेडीज, सालार ने सर अंदर डाला और आयत को रोता देखकर उसके माथे पर बल से डले। क्या हुआ है? फिर से उस खोते ने कुछ कहा? वो संजीदगी से अंदर आया। नहीं, तो बस ऐसे ही बाबा की याद आ रही थी। आयत ने आंसू साफ किए। अगर उसने कुछ कहा तो बताओ मुझे। सालार के चेहरे की संजीदगी से दोनों को और भी डर लगने लगा, जबकि वो पहचानना चाह रही थी क्या वो उनकी बातें सुन चुका है।
मगर उसके चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको सच। परीशे जल्दी से बैठी आयत ने उसका हाथ सख्ती से जकड़ा। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी, कहीं गड़कर मर जाएगी वो, अगर घर के मर्दों को ये इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है जबकि सिर्फ निकाह हुआ है उसका। हाँ बताओ, सालार मतवज्जे हुआ। बड़े भैया की शादी फाइनल हो रही है। अब देखें भैया, हमारे घर में पहली शादी है, तो क्या हम इसी घर में शादी करेंगे? तो तुमने खला में जाकर अपने बड़े भैया को दूल्हा बनाना है? सालार उस बकवास पर बदमजा हुआ। भैया मैं कह रही हूँ गाँव चलते हैं नानी के पास, वहीं शादी करेंगे। बड़े भैया की डेस्टिनेशन वेडिंग। परीशे एक्साइटेड थी। सालार ने उसकी शक्ल देखी, वहां पर एमन भी होगी। सालार ने उसे याद दिलाया, तो फिर शादी तो किसी और से हो रही है ना? परीशे ने सर झटका। क्या तुम जाना चाहती हो गाँव? सालार ने आयत की तरफ देखा। जब से वो आया था वो चुप चुप ही रहती थी, ज्यादातर कमरे में, फिर रोती हुई पाई जाती थी। जी, उसने मध्यम मुस्कान के साथ कहा। तो सालार सर्द सांस खींच कर उठा। ओके लेडीज, मगर शर्त है, और वो ये कि दोनों बहनें उठो और जबरदस्त सा खाना बनाओ। उसने इन दोनों को काम पर लगाया। आयत तो फौरन मान गई, जबकि परीशे की जान सी निकल गई। शर्म करो, तुमने अगले घर नहीं जाना? सालार पीछे से उसके मुंह बनाने पर बोला। मेरे अगले घर में मुलाजिम होंगे बहुत सारे। परीशे भी कम नहीं थी। वो दोनों किचन में चली गईं, जबकि आफान पर बस उचटती एक निगाह डाली। सालार की भी उस पर निगाह गई। मगर मेरे घर तो नौकर नहीं। आफान ने जैसे कहा, सालार बुरी तरह हंस दिया। तो इंतजामात कर लो, काफी नकचिड़ी है, उसने कान में कहा। आफान ने सर्द सांस खींची। मुझे खबर मिली है बड़े भैया की शादी की। आफान ने हैरानगी से कहा। सालार को देखा। मुझे भी अभी पता चला है, उसने शाने उचकाए। और अचानक दोनों मतवज्जा हुए चीखों की आवाजों पर। ये आवाज? दोनों ने लॉन की तरफ दौड़ लगाई और पिछली तरफ आ गए जहां अदील का पोर्शन था। वो चीखों की आवाजें जिमल की थीं। अदील टेरेस पर खड़ा था, जबकि छलांग लगाने के लिए बेताब था। अफशीन चाची इस वक्त घर नहीं थी, तभी वो यहाँ नहीं आ सकी। सालार ने जिमल को रोते हुए देखा। मध्यम नर्म लहजे में वो एक ही बात कह रही थी। अदील, मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज नीचे आ जाएं। सालार ने एक आईब्रो उठाई, जबकि आफान तो उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने सालार की शक्ल देखी जो संजीदा था। जिमल को भी अपने पीछे एहसास हुआ। वो दौड़कर उन तक आई। वो छलांग लगा देंगे, प्लीज उन्हें नीचे उतारें। जिमल ने सालार की जानिब देखा। अच्छा है, जान छूटेगी तुम्हारी, बैठ जाओ, शो एंजॉय करो। सालार ने शाने उचकाए तो आफान ने उसकी कमर पर मुक्का मारा और जिमल की आंखें हैरत से खुली थी। वो फिर से अदील को पुकारने लगी, मगर अदील छलांग लगाने के लिए बेताब था। ओए पागल, ऊपर क्यों चढ़ा है? सालार ने गुस्से से पूछा। तुम जाओ, यहां से क्यों आए हो? ये मुझसे प्यार नहीं करती, मैं यहां से कूद जाऊंगा। अपनी शक्ल देख, वो तुमसे क्यों प्यार करेगी? चल, दिल पर न ले मेरे भाई, नीचे आ जा। सालार, बकवास बंद करो, अफशीन मामी तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगी अगर उन्होंने ये फजूली हाथ सुन ली तो। हाँ, डरता नहीं हूं किसी से मैं। सालार ने सर झटका। मैं कोई मदद नहीं कर रहा, अच्छा है कूद के मरे, जान छूटे लोगों की। उसने जिमल को देखा जो बिला वजह उसके नजदीक रो रही थी। कोई तुमसे बड़ा ढीठ पैदा नहीं हुआ, आफान ने गुस्से से कहा और खुद जल्दी से अंदर दाखिल हुआ ताकि टेरेस में जा सके। जबकि सालार ने जिमल की जानिब देखा जो अदील को देख रही थी। उसने आज अपना चेहरा नहीं छुपाया था और उसके चेहरे पर चोटों के निशान बड़े वाज़ेह थे। जब जब वो ये मंजर देखता था उसका खून सा खौल जाता था। वो 2 कदम आगे होकर जिमल के साथ आ खड़ा हुआ और उसने जिमल के नाजुक शाने पर हाथ फैला लिया। जिमल चौंक कर उसको देखने लगी, जबकि अदील इन दोनों को देखकर आगे बढ़ने लगा। सालार के मुंह पर मुस्कुराहट थी। अदील रुक जाओ, पीछे से आफान चीखा। जिमल खुद को बचाने के लिए अपना आप छुड़ाने लगी। ओए पागल, जानता है ये किससे प्यार करती है? सालार इस पल क्या करने जा रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। छोड़ें प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? जिमल उसकी सख्त गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश में हलकान होने लगी, जबकि अदील आफान के रोकने के बावजूद ये मंजर देखकर आगे बढ़ने लगा। अदील, आफान चिल्लाया, जबकि सालार ने भी एकदम जिमल को छोड़ा। उसका बिला वजह का मजाक महंगा पड़ने वाला था। अदील पीछे हटो, सालार चिल्लाया, ये तुझसे प्यार करती है। अदील ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिया, जबकि वो बेहद नजदीक था कि किसी भी वक्त उसका पांव फिसले और वो 2 मंजिलों से नीचे आ पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पीछे हटो। सालार संजीदा हो गया। अदील प्लीज पीछे हट जाएं। जिमल रोने लगी। तुम तो चुप करो, सालार उस पर चिल्लाया, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में उसके लिए खौफ सा समा गया। क्या धरना है ये? वो जिच हुआ। आफान पकड़ो इसे,
सालार चिल्लाया और आफान इससे पहले अदील का हाथ पकड़ता अदील को वहीं दौरे पड़ने लगे, जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हुआ और वो नीचे आ पड़ा। ये सब चंद लम्हों में हुआ था। जिमल की चीख निकली और वो उसके नजदीक दौड़ी। सालार भी अदील के नजदीक आया जबकि आफान नीचे भागा था। अदील! सालार ने उसे बाजुओं में उठा लिया। सांसें चल रही थी मगर सर से खून नहीं निकल रहा था। जो खतरे की बात थी वो दोनों बिना कुछ देखे वहां से उसको लेकर भागे। जिमल मुंह पर हाथ रख के ये मंजर देखने लगी। इन दोनों को भागता देखकर मदीहा ने देख लिया था। वो भी पहली बार वहां आई थी इस पोर्शन में और बेपनाह हसीन नाजुक सी लड़की को देखकर चंद पल हैरान हुई और फिर उसे रोता देखकर वो उसके नजदीक आई। बेटा मेरे साथ आओ, क्या हुआ अदील को? मदीहा ने सवाल किया। छत से छलांग लगा दी। वो मर तो नहीं जाएंगे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तंजीला पानी लाओ जरा, मदीहा बोली। तो आयत और परीशा भी बाहर निकल आई। अमल भी अभी सोकर उठी थी। सब जिमल को हैरत और इश्तियाक से देख रहे थे। यार तुम इस पागल के लिए रो रही हो जिसे अपना भी नहीं पता? परीशा बोली। तो जिमल को एहसास हुआ ये सलार की ही बहन होगी जिसे बोलने की भी तमीज नहीं। जिमल ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि तंजीला ने उसको सख्त घूरा तो वो जुबान दांतों में दबा गई। दूसरी तरफ अफशीन भी आ गई थी। वो दौड़ती हुई जिमल तक आई और बिना लिहाज के उसका मुंह थप्पड़ों से सुझा दिया। कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तूने उसके साथ? मारना चाहती थी ना उसको तू? वो उसके बाल खींचते बोली। सब हैरान थे। जल्दी से आगे बढ़कर अफशीन को इससे दूर किया। जिमल बेआवाज रोने लगी। हट जाएं भाभी, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या क्या किया? सिकंदर! उन्होंने फोन घुमाया। सिकंदर कामरान अदील अस्पताल है, फौरन पहुंचे आप। वो चीखी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुझे भी जान से मार दूंगी। वो वार्न करती बाहर भागी। सब अस्पताल जमा हो गए थे। सब मर्द हजरात। अफशीन ने एक ऊधम मचाया हुआ था जबकि सालार और आफान सबको सब कुछ बताकर खामोश खड़े थे। तुमने कोई बकवास की थी? कबीर ने सालार को घूरा। नहीं, उसने निगाह चुराई। सालार! कबीर ने उसका हाथ जकड़ा और आफान को इशारा करके बाहर ले आया। इन तीनों के पीछे आरज भी आ गया। भैया आपका तो कोई अमल दखल नहीं? आरज ने सबसे पहले सवाल किया। यार मैं क्या करूंगा जो मुझे मशकूक समझ रहे हो? सालार चिढ़ा। हम जानते हैं तुम्हें जितनी चिढ़ है उससे। कबीर ने सख्ती से कहा। मुझे उससे नहीं, इसके पागलपन से है। जब वो पागल है तो पागल खाने पहुंचाओ। एक लड़की को, वो भी पूरी अकल शऊर रखने वाली को, उसके साथ बंधना जरूरी है? मेरा मसला बस ये है, सालार ने कहा। तुम वही थे। आफान मुझे बताओ क्या हुआ था? कबीर ने आफान से पूछा। सालार ने आफान को घूरा मगर आफान सब बता गया। सालार तुम्हें शर्म आती है? कबीर भड़का। मैंने नहीं कहा था, मैं तो बस बता रहा था। वो मिनमिनाया। बकवास बंद करो। बच्चे हो जो चिढ़ा रहे थे। मैंने नहीं कहा था कूद जाओ। अदील! सालार भी भड़का। दुआ करो वो जिंदा बच जाए। सर से खून ना निकलने की वजह से डॉक्टर खतरे का शुबा दे रहे हैं। अगर मानना होता तो यहां ना लाता। जो भी होगा वो सब उसके पागलपन है, मेरा मसला नहीं। और वैसे भी डॉक्टर ने बताया है उसको दौरा पड़ा था जिसकी वजह से वो गिरा। सालार ने आंखें निकालकर सच बताया और वहां से चला गया जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और सब दोबारा कॉरिडोर में जमा हो गए। कुछ घंटे मजीद इंतजार के बाद डॉक्टर्स बाहर निकले और अदील की मौत की खबर ने जैसे इन सबको हिलाकर रख दिया। अफशीन की चीखों ने पूरा अस्पताल सर पर उठा लिया था जबकि सारे भाइयों ने सिकंदर को दिलासा दिया। सालार चंद पल वहां रुका और फिर वहां से चला गया जबकि बाकी सब सिकंदर और अफशीन के गम में शामिल थे। अदील का जनाजा उठा तो अफशीन ने सब औरतों के सामने जिमल को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उसने मारा है मेरे बेटे को, ये है मेरे बेटे की कातिल। मदीहा, तंजीला और सोफिया ने उसको बहुत रोकना चाहा मगर वो तो किसी के हाथ नहीं आ रही थी जबकि परीशे ने जिमल को पीछे खींच लिया और आयत और परीशे जिमल वो अपने साथ ले गईं। होश करो अफशीन, मदीहा ने गुस्से से कहा। सारी औरतों के सामने तमाशा बन गया था। उसको निकाले भाभी यहां से, वो चिल्लाई। ठीक है निकाल देंगे, तुम होश के नाखून लो कुछ, तंजीला ने कहा और अफशीन अपना हाथ चुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। सबने रिमशा को भी दिलासा दिया जबकि ऊपर जिमल जो मुसलसल रो रही थी, परीशे ने उसके चेहरे पर पड़े नीलों पर दवाई लगानी चाहिए। प्लीज आप मत करें, वो ठीक कह रही हैं, मैं पिटने के हकदार हूं, मैंने ही लापरवाही की थी, वो बोली और रोने लगी जबकि परीशे ने सर थाम लिया। बस करो अब बेवकूफ लड़की, वो गुस्से से बोली। आयत ने हैरानगी से उसको देखा। एक पागल के लिए रोए जा रही है? परीशे बोली तो जिमल को उसमें इस शख्स की झलक दिखाई दी जो हकीकत थी बेपनाह हसीन था मगर न जाने उल्टी सीधी हरकत क्यों करता था।
अदील की वफात को 2 दिन गुजर गए मगर घर का हंगामा खत्म नहीं हो रहा था। अफशीन जिमल को एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जब आज सुबह उसने फिर उसे नाश्ते पर देखा, जबकि वो परीशे और आयत के साथ ही थी, मगर फिर भी उसका खून खोल गया। मेरे बेटे के कातिल के साथ बैठकर खा रही हो तुम दोनों, मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा ही नहीं। आयत और परीशे पर वो एकदम चढ़ दौड़ी, जिन्होंने जिमल की वजह से लेट नाश्ते का प्रोग्राम बनाया था। आयत ने तो एकदम हाथ खींच लिया कि वो अफशीन के तेवर देखकर ही डर गई थी, जबकि परीशे ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। बस करें चची, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जब खाने बैठती है आप आ जाती हैं। परीशे बोली तो अफशीन ने उसे हैरत से देखा। तुम इसके लिए मुझसे बदलगामी कर रही हो? इसके लिए? अचानक ही खामोश बैठी जिमल को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, जबकि वो तो हैरान कुन लड़की थी कि एक लफ्ज भी मुंह से अदा नहीं करती थी। अफशीन, ये क्या हरकत है? भाभी, इसको बाहर निकालें। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? मैं इसको यहाँ देखना ही नहीं चाहती। अफशीन चिल्लाई, जबकि सब खामोश रह गए। जिमल ने लुकमा यूं ही छोड़ा और उठी। कहीं नहीं जाओगे तुम। परीशा ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। तंजीला, अपनी बेटी को लगाम डालो, ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा गलत हो जाए। ये जाहल भूखे फकीर लोगों की हमायत करना बंद करे। इस लड़की का ताल्लुक मेरे बेटे से था, इसे तो उसने मार दिया। अब क्या समझ रही है कि सबकी हमदर्दियां इकट्ठा करके यहाँ से पैसे बटोरेगी? तो मैं इसके अजाइम समेत इसे भी आग लगा दूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई। तंजीला ने परीशा को घूरा, जो कि माँ की इस हरकत पर और भी तप गई। निकलो इस घर से। अफशीन फिर से जिमल को धक्का मारकर बोली, जिसके वजूद में हिम्मत जैसे न होने के बराबर थी। इस घर में सुकून मिलेगा ये नहीं। अचानक उन सबको पीछे से किसी के दहाड़ने की आवाज आई और सीढ़ियों में नाइट ड्रेस में बेतरतीब सा वो मुंदी मुंदी आंखों से और उलझे बिखरे बालों और बेपनाह लापरवाह वजाहत से वो इन सबको देख रहा था, जबकि नींद के बर्बाद होने पर वो धाड़ा था। सबने ही इसको देखा। जिमल ने भी एक पल को मुड़कर देखा और उसकी सुर्ख नजरें देखनी थी कि सालार की मुंदी मुंदी आंखें पूरी खुल गईं। अफशीन ने उसे नोटिस नहीं लिया। चल निकल यहाँ से। अब यहाँ खड़ी होकर इसकी भी हमायत वसूल करेगी? अफशीन निचले लहजे में जिमल के कान में गर्राई। वो चाहती ही नहीं थी कि सालार इस मामले में इंटरफेयर करे। जिमल छोटे छोटे कदम उठाती वहां से जाने लगी कि सालार ने आधी सीढ़ियों से ही जंप लगा दी। कहाँ जा रही हो तुम? वो पीछे से बोला, मगर जिमल नहीं रुकी, जबकि अफशीन ने मुस्कुराकर तंजिया सालार की जानिब देखा और गोया उसको आग ही लग गई। ऐसा नहीं था कि वो पहले से बदलिहाजी से इनके साथ पेश आता था, ये फिर वो इस तरह उसके साथ रवैया रखती थी, बल्कि अदील की जिंदगी में जिमल के आने के बाद से इस तरह हो रहा था। सालार गुस्से से जिमल तक पहुंचता कि मदीहा ने सालार का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, मत जाओ। अफशीन मजीद खफा होगी और अच्छा है वो बच्ची अपने माँ बाप के पास चली जाए। मदीहा मध्यम आवाज में बोली। जिमल वहां से निकल चुकी थी, जबकि सालार हैरानगी से अपनी माँ को देखने लगा। सिर्फ चच्ची की फजूल जिद की वजह से आप लोग इस लड़की को इस घर से निकाल रहे हैं? वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोला। सालार, उसे आजाद रहना चाहिए। अफशीन उसे यहाँ सुकून से रहने नहीं देगी, मदीहा बोली, जबकि वो खामोश हो गया। वो सीधी चलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो सब वहां से खड़े उसे उस घर से जाते हुए देखते रहे। कुछ खाने तो देती चच्ची आप। परीशे को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बीच में ही बोली, बस चुप ही रहो, यहाँ खाना पीना हराम हो गया है और अपने बेटे की मौत पर इस डायन को खिलाती फिरो। अफशीन ने फौरन झाड़ दिया। सालार के वजूद में और भी बेचैनी सी भर गई। मदीहा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहती थी वो अफशीन से बदतमीजी करे, जबकि सालार को देखकर अफशीन के लबों पर मुस्कान आई और उसके बाद वो वहां से अपने रूम में चली गई। जबकि जिमल वहां से जा चुकी थी, मदीहा ने सालार का हाथ छोड़ दिया। जाओ चेंज कर लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं खाना, भूख नहीं है, उकड़े हुए लहजे में बोलता वो वापस पलट गया। सालार, मदीहा को अजीब सा खदशा सा हो रहा था, तभी उसने उसको रोका। सालार रुक गया मगर मुड़ा नहीं। मैं ये वादा समझूं कि तुम इस लड़की के पीछे नहीं जाओगे? मदीहा का संजीदा चेहरा एकदम पलटकर उसने देखा और चंद लम्हे मां को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे ऊपर चला गया, जबकि मदीहा के दिल में डर सा बैठ गया। हफ्ता गुजर गया था मगर दोबारा वो लोग नहीं आए थे। अपने ही घर वालों के सामने बेइज्जत होकर रह गई थी वो नहीं जानती थी कबीर मुर्तजा कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, दिखता कैसा है। बस इतना जानती थी वो बहुत अमीर है और जिस शख्स ने उसकी मोहब्बत की तजलील कर दी उससे कहीं ज्यादा ऊंचा स्टेटस रखता है। मगर इन लोगों का दोबारा न आना इसको मजाक बना गया था। अब्बू कुछ बोलते नहीं थे, जबकि अम्मी के तानों ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया था।
दूसरी तरफ पुप्पो भी भाई से मिलने के लिए उस पर सारी बात डाल गई थी और उनका बेटा भी अपनी हरकत छुपा गया था। गोया वो अपनों में ही तंग होकर रह गई थी। अजीब मजाक सा बन गया था। वो कमजोर नहीं थी मगर कमजोर हो रही थी। रात की तारीकी में अकेली छत पर बैठी वो इसी मुतल्लक सोच रही थी कि पीछे आहट का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा जैसे बरसों बाद उसको देखा था। वो चंद पल देखती रह गई। उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। नैन ने फौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। क्या हुआ? वो लोग आए नहीं? मुझे लगता है नकली जाली लोग थे, तुम्हें चूना लगा गए। वो कहा लगाकर हंसा, जबकि नैन के गले में आंसू का फंदा लग गया, मगर वो बोली कुछ नहीं, ना ही अपने उमड़ने वाले आंसू से दिखाए। बिला वजह तुम मेरा मुकाबला करने चल निकली हो नैन। उसने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि नैन ने फौरन हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे। न चाहते हुए भी गालों पर आंसू लड़क गए। अरे अरे तुम तो रोने लगी। वो फिर हंसने लगा। तुम लड़कियों का भी अजीब है, जिद पर आकर मुकाबला करने चल पड़ती हो, मर्द से फिर मुंह की खाकर रोने लगती हो। उसने सर झटक दिया। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली। मेरा एक जानने वाला है, तुम्हारे साथ सूट करेगा। मुझ जितना तो अमीर नहीं है मगर तुम लोगों से बहुत बेहतर है। कहो तो बात चलाऊं उधर। वो कमीनगी से बोला। नैन को लगा वो अभी जमीन में धंस जाएगी। आंसू से लबरेज आंखों से उसको देखने लगी। ये वही लब थे जो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये वही चेहरा था जिसकी मुस्कुराहट में उसको देखकर 2 गुना इजाफा हो जाता था। और पैसे ने हर चेहरे पर जे निकाब सा उतार दिया। क्या वो किसी पर यकीन करने काबिल रही थी? बेबसी से वो सिसक गई थी, जबकि मुकाबिल का चेहरा मुस्कान छुपा न सका। रो मत, जिस तेजी से तुम रिश्तों को हाँ कर रही हो, जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। मगर अफसोस, वाकई तुम्हें तुम्हारे मयार जितना शख्स ही मिलेगा। उसको रोता देखकर वो बोला, चले जाओ यहां से। नैन ने हिम्मत करके आंसू साफ किए। अरे चले जाता हूं। वो हंसते हुए सीढ़ियां उतर गया। चेहरे पर फतह थी। अगर उसकी वो नौकरी न लगती जो चंद माह पहले लगी, जिससे वो खुद को बहुत कुछ समझने लग गया, तो वो भी तो उसके जितनी ही हैसियत रखता था। उसका बस नहीं चला, चीखे मार मार कर रोए। इतना रोए कि अपने दिल से जलील इंसान की एक एक बात निकाल दे। गुड इवनिंग सर। पीए की कॉल रिसीव करके उसने स्पीकर पर डाल दी, जबकि खुद तैयार होने लगा। इवनिंग, संजीदगी से बोला। सर आपने जिस लड़की का कहा था वो लड़की ईदी फाउंडेशन में रह रही है 3 दिन से। पीए के अल्फाज थे। ये तेजाब उसे तेजाब की मानंद ही लगे। उसने टाई जो बांधी थी खोलकर एक तरफ फेंक दी। उस लड़की को वहां से उठाओ और मेरे फ्लैट में पहुंचाओ। शीशे में अपने ही अक्स को घूरते हुए वो बोला। जी जैसा आप चाहें, पीए ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, जबकि सालार तैयार होकर नीचे आ गया। आज एक डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग थी, तभी वो शाम में घर से निकलने के लिए अपने पोर्शन से उतरा। जैन के कमरे की तरफ निगाह गई तो माथे पर कई बल से पड़े। वो समझ नहीं पा रहा था उसे एक लड़की का गम उसका भाई क्यों बना रहा था। बहरहाल उससे बाद में बात करने का सोचकर वो हॉल में आ गया। आरज और कबीर अभी भी आए थे, जबकि मुर्तजा, शहाब, सिकंदर और वजाहत भी वहां मौजूद थे। कहाँ जा रहे हो? वो जानता था मुर्तजा साहब सवाल जरूर करेंगे। डायरेक्टर से मीटिंग है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये मरासियों वाला शौक किस दिन पूरा होगा तुम्हारा? वो जरा सख्ती से बोले। सालार ने कबीर की तरफ देखा जैसे जब्त की इंतहा पर हो, गोया वो अभी उठा पटक कर देगा। बाबा क्या हो गया है? उसका प्रोफेशन है। कबीर ने उसकी शक्ल देखकर फौरन लुकमा दिया। हाँ तो समझाओ इसे, बिजनेस में आए, ये क्या चौंचले हैं? इसके रिश्तों को जाएंगे तो ये बताएंगे कि बेटा नाचता गाता है। वो बोले, जबकि आरज ने अपनी हंसी दबाई। सालार का चेहरा सुर्ख था, जैसे अभी वो फट पड़ेगा, मगर अपनी आदत के बरखिलाफ वो यूं ही खड़ा रहा। कबीर ने गहरा सांस भरा। मेरे रिश्ते के लिए आपको हल्कान होने की जरूरत नहीं, मुझे जो पसंद आएगी मैं शादी कर लूंगा, उसने सर्द मोहरी से कहा और सबको होंक छोड़कर वो मजबूत कदम उठाता वहां से चला गया, जबकि पीछे सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। कबीर भी अपनी जगह से उठ गया, जबकि आरिज ने अपनी खिंचाई से पहले जाना मुनासिब समझा। उस दिन के बाद बाबा तो उससे बात कर ही नहीं रहे थे और कबीर भी सिर्फ काम की हद तक। डायरेक्टर से मीटिंग करके ना जाने क्यों उसका ड्रिंक का मूड हो गया और वो अपने फ्लैट में आ गया, जबकि वो भूल गया था कि जज्बात में आकर वो पीए को क्या कह चुका है। बाबा की बातों पर खून ही खोल रहा था। जदीद तर्ज का बना ये फ्लैट बेहद खूबसूरत था। तकरीबन पूरा घर ही कांच का था गोया। रूम्स 2 थे और दोनों ही ट्रांसपेरेंट से लगते थे। शीशे की दीवारों की वजह से अंदर का बाहर वालों को सब नजर आता था, जबकि किचन तो ओपन ही था
और वो लॉन्ज में बैठा भी बोतल खोल ही रहा था कि क्लिक की आवाज से फ्लैट का दरवाजा खुला और पीए एक लड़की को अंदर जबरदस्ती घसीट लाया। सालार खामोशी से ये मंजर देख रहा था, ना वो हैरान हुआ और ना ही परेशान। उसने ग्लास में ड्रिंक डाली और उस लड़की को देखने लगा जिसकी आंखों पर पट्टी थी और वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। गुड इवनिंग सर, पीए ने सालार को देखकर कहा, जिसने सर हिलाया। जाओ तुम, उसने बस इतना ही कहा। जिमल आवाज पर चौंक कर आवाज की सिमत देखने लगी जबकि आंखों पर स्याह पट्टी थी। सालार उसकी पहचान पर मुस्कुरा दिया और उठ खड़ा हुआ। 8 कदम चलकर वो उसके मुकाबले आ गया और नरमी से उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी। जिमल इस खूबरू मर्द को अपने सामने देख रही थी जिसके हाथ में शराब का गिलास था और वो चेहरे पर मद्दम मुस्कान लिए खड़ा था। अचानक उसके वजूद में खौफ के साथ साथ नफरत सी दौड़ गई और फिर वो हुआ जो होना तो नहीं चाहिए था, मगर बेख्तियारी में जिमल से ये अमल हो गया। उसका हाथ उठा और सालार के गाल पर खींचकर थप्पड़ लगा। सालार इस अफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और ना ही वो कुछ ऐसा सोच रहा था। वो जिमल को एक दब्बो सी लड़की समझ रहा था जिसको लेकर उसके दिल में कोई खास किस्म के जज्बात नहीं थे। हाँ, मगर उसे अपने घर वालों का रवैया उसके साथ समझ नहीं आया था और फिर उसका अपने घर जाने के बजाय ईदी फाउंडेशन चले जाना सालार को काफी गुस्से में मुब्तला कर गया था और उसका इरादा भी इस हद तक था कि उस लड़की को इस फ्लैट में रहने की इजाजत देगा, मगर खेल सारा पलट गया था। दूसरी तरफ जिमल इस तरह उठाने और उसके फ्लैट में यूं लाने और फिर उसके हाथ में शराब का गिलास और अकेले घर में उसके साथ तन्हाई देकर सारे मतलब गलत उखस करती गई, जिसकी वजह से उसका हाथ उठा था। आपका भाई भले पागल ही था मगर उसकी बेवा हूं मैं, इद्दत भी खत्म नहीं हुई मेरी अभी और आपने इतनी नीच हरकत की। यहाँ मुझे उठवा कर लाने का क्या मकसद था आपका? आप क्या समझ रहे हैं अगर मेरे वाली वारिस नहीं कोई तो आप मेरा फायदा उठाएंगे? लानत भेजती हूँ आप पर और आपकी सोच पर मैं। जिमल गुस्से से तिलमिला उठी जबकि सालार के हाथ की गिरफ्त शराब के गिलास पर इतनी सख्त होती चली गई कि उस खामोश फ्लैट में चनाके की आवाज के साथ गिलास उसके हाथ में ही फट गया, जिसके एवज कांच का बड़ा टुकड़ा उसकी हथेली में खड़ा हो गया। जिमल ये मंजर देखकर एकदम चिल्ला उठी। सालार ने सुर्ख नजरों से उसकी जानिब देखा। हाथ में क्या हुआ था वो अपने अंधे गुस्से में बिल्कुल नहीं देख सका। उसने जिमल की तरफ जिन नजरों से देखा, जिमल अपनी गुज़िश्ता हिम्मत पर काम सी गई। थप्पड़ क्यों मारा तुमने? सर्द ठंडे बेलचक बेरहम लहजे में उसने सवाल किया। आपका हाथ? जिमल की आंखों में आंसू आ गए जबकि सालार ने उसके पास से अपना हाथ दूर कर लिया और हथेली में कांच देकर उसने एक झटके से कांच को हथेली से निकाला और दूर फेंककर इसी खून आलूद हाथ से उसने जिमल का चेहरा जकड़ लिया। तेजी से खून हाथ से बहता जिमल के चेहरे पर लग रहा था। मैं पूछ रहा हूं थप्पड़ क्यों मारा? वो धाड़ा। गोया थप्पड़ तो जोर से नहीं लगा था मगर उसकी अना के बुलंद मयार पर बड़ी जोर से लगा था। मुझ बकवास बंद करो, सिर्फ इतना बताओ जितना पूछा है तुमने, थप्पड़ कैसे मारा मुझे? वो उसे घसीट कर दीवार से चिपका चुका था। जिमल कांप सी गई, समझ नहीं आया क्या जवाब दे। सालार ने उसको सख्ती से जकड़ा था कि जिमल के आंसू बहने लगे। वो इन आंसू को देखकर गुस्से से दूर हटा और जोर से मुक्का दीवार पर दे मारा। सारी बातों ने इकट्ठे होकर उसके अंदर जैसे आग सी जला दी थी। जिमल एक बार फिर से काम गई। वो हैरान नजरों से उसके अमल को देख रही थी जो जैसे बेचैन हो गया था, बार बार उसी हाथ पर हिट कर रहा था। जिमल की हैरान नजरें उस पर थीं। गालों में चुभी उसकी उंगलियों का दुख नहीं था, दर्द नहीं था। अफशीन और अदील से वो इतना पिटी थी कि अब उसे तकलीफ नहीं होती थी, मगर सामने वाले की अना पर एक थप्पड़ कितनी जोर से लगा था कि वो पागल सा हो रहा था। निकलो यहां से। अचानक उसने जिमल की तरफ देखा। जिमल जो बहुत गौर से उसको देख रही थी बौखला सी गई। मैंने कहा दफा हो जाओ। वो फिर से दाड़ा। आपका हाथ? जिमल रोने लगी जबकि सालार का दिमाग उसके रोने से और भी खराब हो गया। उससे पहले वो उठता जिमल डर कर दरवाजे की जानिब भागी। सालार उसे नजरों से ही मार देना चाहता था। उसने दरवाजा खोला। बार बार उसके हाथ से बहते खून पर निगाह जा रही थी और जब उसके तासरात में कमी नहीं आई तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। बाहर वही आदमी खड़ा था जो उसे यहाँ लाया था। उसने गुस्से से और नफरत से उसकी तरफ देखा। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? पीए उसके पीछे पीछे आया। तुमसे मतलब? जिमल तड़क कर बोली। आप नहीं जा सकती। पीए ने नफी की। तुम्हारे सर ने ही मुझे दफा होने का कहा है। जिमल को रोना भी आ रहा था, साथ के साथ गुस्सा भी। समझ नहीं आ रहा था ये कैसी जिंदगी है जो हर कुछ दिन बाद एक इम्तिहान लेने खड़ी हो जाती है। मैडम, जब तक सर मुझे ऑर्डर्स नहीं देंगे आप कहीं नहीं जा सकती। आप कुछ देर यहाँ वेट करें, अभी सर यहाँ से चले जाएंगे
और सर ने मुझे ये ही ऑर्डर दिया था कि आपको यहाँ ले आऊं। आप ईदी फाउंडेशन में नहीं रहेंगी। पीए ने तफसील से बताया। तुम्हें ये तुम्हारे सर को मेरे कहीं रहने या ना रहने से फर्क? उसकी जुबान तुतला गई। पीए ने बहस के बजाय गन निकालकर उसकी पेशानी पर रख दी। जिमल लरज सी गई। प्लीज मैडम आप खामोश रहें। वो बस इतना बोला और इधर उधर देखने लगा। जिमल में अगला लफ्ज बोलने की जुर्रत नहीं हुई। तकरीबन आधे घंटे बाद धाड़ से दरवाजा खुला और वो इन दोनों के सामने बिगड़े तासुरात लिए वहां से गुजर कर चला गया। पीए खून में लथपथ उसका हाथ देखकर बुखलाया। मैडम आप अंदर जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जाने दो मुझे। जिमल ने मजाहमत की मगर वो उसे अंदर जबरदस्ती धकेल कर और बाहर से लॉक करके सालार के पीछे दौड़ा था।